हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बार आपके सामने हम लेके आए हैं कंप्यूटर की क्लासेस। यहाँ पर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ, ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और जिनसे ऐसे पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हो। तो आइए आज शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, बेसिक्स क्या होता है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है और कंप्यूटर के जो है इतिहास के साथ साथ कुछ पीढ़ियों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लासेस। देखना दोस्तों, कंप्यूटर आप सभी ने कंप्यूटर देखा है। क्या होता है कंप्यूटर, सभी से इससे परिचित हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा कोई भी बंदा दुनिया में नहीं है जिसने कंप्यूटर नहीं देखो, सभी ने कहीं ना कहीं तो देख ही रखा है। जैसे मान लो आप कोचिंग आते हो तो कोचिंग में आपको कंप्यूटर दिखाई देता है, काउंटर वगैरह पे देखते ही हो। मान लो आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। हो सकता है आप मान लो किसी शॉप पर जाते हो तो क्या है, शॉप पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। यानी कंप्यूटर आज के ज़माने की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको हर जगह कंप्यूटर देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पर कंप्यूटर का कुछ ना कुछ उपयोग तो होता ही होता है। तो उसी कंप्यूटर को, उसी उपयोग को ध्यान में रखकर जो है, जो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। और आपके राजस्थान पुलिस के सिलेबस में 10 से 15 क्वेश्चन आपको भाग अ के अंदर कंप्यूटर के मिल जाएंगे। तो आइए उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लासेस। और आज अपना पहला टॉपिक कंप्यूटर का। ओके, देखना कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे, इसको जानते हैं ना। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। किससे? कंप्यूट, लैटिन शब्द कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई। और इस कंप्यूट शब्द का क्या मतलब है? कंप्यूट शब्द का मतलब होता है दोस्तों गणना करना। क्या करना? गणना, कैलकुलेशन। तो कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, और इसी के आधार पर कंप्यूटर का नाम पड़ गया संगणक। क्या नाम पड़ गया? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। आपको हमारे टेस्ट सीरीज में शायद ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर जाएगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। इसका मतलब कंप्यूटर क्या करता होगा? कंप्यूटर गणना संबंधी क्रियाएं करता होगा। हालांकि बहुत सी क्रियाएं करता है जिसको अपन धीरे धीरे जानेंगे। देखो, कंप्यूटर में जैसे आप है ना COMPUTER, इसका भी अलग अलग मतलब देख सकते हो। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का COMPUTER। सी का मतलब होता है कॉमनली, यानी सामान्यतया। कॉमनली का मतलब सामान्यतया। ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर, यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इस तरह से अपन सबके अर्थ निकालते जाते हैं ना। तो सामान्यतः संचालित, ऑपरेटेड का मतलब संचालित, मशीन यानी यंत्र, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, जिसको टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इनके लिए अपन यूज करते हैं। तो इसका जनरल बेसिक्स होता है कि भाई कंप्यूटर के जो सारे वर्ड्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो ये मतलब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना बनता नहीं है खास, बस ये पता होना चाहिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी और इसका मतलब क्या होता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर के बारे में और जानकारी क्या है अपने पास। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में बता दूं, कंप्यूटर आपको बहुत से टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। जैसे मैं आपको एक और कंप्यूटर बताऊं, ये आपको जो नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको लैपटॉप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लैपटॉप। ये लैपटॉप है। इसी तरह से आपको एक और कंप्यूटर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इसको क्या बोलते हैं? इसको पाम टॉप बोलते हैं। पाम टॉप। ओके, पाम टॉप। अब देखना दोस्तों क्या क्या फर्क होता है। सबसे पहले जैसा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो डेस्क पर रखकर चलाए जाते हैं उनको डेस्कटॉप कहते हैं। तो जो डेस्कटॉप होते हैं ना, इनको आप एक ही जगह पर रख के यूज करते हो। यानी ये नहीं कि आज यहाँ पर थोड़ी देर बाद जरूरत है चलो बाहर कमरे में बैठ के यूज कर ले, नहीं, ये एक ही जगह पर रहते हैं। यानी इनको आप बार बार जो है अपने साथ हर कहीं नहीं ले जा सकते, एक बार जहाँ फिक्स कर दिए फिर वही रहते हैं। दूसरा होता है लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब, जैसे डेस्कटॉप का मतलब डेस्क पर रखने वाले, लैपटॉप मतलब पैरों पर रखने वाले, गोद में रखने वाले। लैपटॉप मतलब गोद में रखने वाले कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर को आप कैसे चला सकते हो? गोदी में रख करके चला सकते हो। ओके, तीसरा आ रहा है जैसे पाम टॉप। छोटे होते हैं, हथेली पे रख के चलाए जा सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप बड़ा होता है, इससे छोटा कौन सा होता है? लैपटॉप। इससे छोटा कौन सा होता है? पाम टॉप। तो इसको आप हथेली पे रख के भी चला सकते हो ना। तो आपने डेस्कटॉप देखा होगा, लैपटॉप भी देखा होगा, पाम टॉप भी देखा होगा। इस तरह से एक और होता है नोटबुक कंप्यूटर, जो लैपटॉप जैसे होता है लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, इसी तरह से आपने जो देखा होगा ना टेबलेट कंप्यूटर है ना। टेबलेट क्या होता है? फोन से तो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आपके इस पाम टॉप वगैरह से या लैपटॉप वगैरह से छोटा होता है। फोन से तो बड़ा और इस पाम टॉप और लैपटॉप से छोटा।
आकार में। ओके, तो वो आपका टेबलेट होता है। और आपने टेबलेट भी देख रखे होंगे, लैपटॉप भी देख रखा होगा, डेस्कटॉप भी देख रखा है और पामटॉप भी देख रखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए स्क्रीन पे मौजूद है ही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब कंप्यूटर के बारे में। ये तो बेसिक सी जानकारी थी, और आगे देखो कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं, किन किन घटकों पर ये कंप्यूटर काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट या घटक होते हैं इसके। तो जैसे इसमें होता है इनपुट, घटक क्या होता है इसका, पहला इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, एक होता है इसका प्रोसेसर और एक होता है इसका मेमोरी। अपन को क्या इनपुट, इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को भेजना, अंदर कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजना, ये इनपुट कहलाता है। आउटपुट सूचनाओं को या डेटा को बाहर प्राप्त करना, ये आउटपुट। इसी तरह से प्रोसेसर, कंप्यूटर के अंदर जो चलता है प्रोसेसिंग, कंप्यूटर दिमाग जो होता है वो उसको प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर। इसके बाद मेमोरी यानी उसको स्टोर करता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी। तो ये जो है कंप्यूटर के मेन घटक है, और इन घटकों को ही अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जब इन सबको पढ़ लेंगे अपन, तो इसका मतलब अपना कंप्यूटर कंप्लीट हो गया ना। तो इन घटकों को अपने को पढ़ना होगा, इनकी बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि आज की पहली क्लास है। तो आज अपन सिर्फ परिचय लेते हैं, इन घटकों को स्टार्ट आज नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में आपको एक बात बता दूं, कोई सा भी कंप्यूटर ले लो आप, XYZ कोई भी कंप्यूटर की आप बात करो, तो जो कंप्यूटर होता है उसमें दो चीज़ें होती है। पहला तो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। इन कंप्यूटर में कितनी चीज़ें होती है, एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, हालांकि आपने ये नाम सुन रखे हैं, लेकिन इनका मतलब समझना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर किसको बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर के बना है। खाली सॉफ्टवेयर होगा तो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं, और खाली हार्डवेयर होगा तो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं। मतलब अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर साथ में कंबाइंड होंगे तभी वो कंप्यूटर काम करेगा। ओके, तो हार्डवेयर, हार्डवेयर वो उपकरण होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं यानी टच कर सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यानी हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं ना। तो हार्डवेयर देखने लायक चीज़ है, स्पर्श करने लायक चीज़ है। जैसे हार्डवेयर क्या होते हैं, जैसे जो इनपुट डिवाइस होती है वो हार्डवेयर हो सकती है, जैसे आउटपुट डिवाइस ये हार्डवेयर है, जैसे आपकी स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपकी नेटवर्किंग डिवाइस। देखना इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर क्या है मैंने बताया था, हार्डवेयर या तो इनपुट हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होता है, स्टोरेज डिवाइस भी और नेटवर्किंग डिवाइस भी। अब इसमें इनपुट डिवाइस क्या होती है, वो डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, डिवाइस का मतलब क्या है, उपकरण। वो डिवाइस या उपकरण जिसके द्वारा हम अपने डेटा या सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी हमारे पास जो सूचनाएं हैं उनको कंप्यूटर को देना, कंप्यूटर के अंदर डालना, कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना, ये काम इनपुट डिवाइस का होता है। ऐसा हम किसके जरिए करते हैं पता है आपको, जैसे आपने देखा हो कीबोर्ड, कीबोर्ड, तो ये जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड पर आप टाइप करते हो, जो आप टाइप करते हो आपको स्क्रीन पर मॉनिटर पर नजर आता है। तो आपने कीबोर्ड पर बटन दबाया, उधर काम हो गया, तो आपने क्या किया, सूचना को प्रविष्ट किया। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे बात की जाए माउस की, माउस आप सभी ने देखा है, जो हाथ में पकड़ के इस तरह से उसका कर्सर अपन कहीं पर भी इधर उधर ले जा सकते हैं। तो अपन माउस को कहीं पर भी माउस के जरिए कर्सर को कहीं ले जा रहे हैं, तो बाहर से सूचना कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करा रहे हैं। इस तरह से जो डिवाइस होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस। और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, वो डिवाइस या उपकरण जिनके द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर से सूचनाएं हमको मिल रही है। ओके, जैसे किससे मिल रही है, आपने देखा होगा मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर में आप देखना, जैसे आपने कुछ भी, जैसे मान लो मेरा नाम टाइप किया इश्तियाक, तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर वर्ड खुला हो तो उसमें इश्तियाक टाइपिंग दिखाई देगा। तो आपने जो कीबोर्ड से टाइप किया वो क्या था, इनपुट, आपको स्क्रीन पर नजर आया तो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ। आपने जो इनपुट दिया उसके लिए आपको आउटपुट प्राप्त हुआ, तो वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर या स्क्रीन जो होगी वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे मान लो प्रिंटर, प्रिंटर है ना, आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ PDF वगैरह है, पेज है, इसको आप प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हो। तो कंप्यूटर के अंदर जो सूचना थी उस सूचना को आपने प्रिंट करके बाहर एक पेपर पर ले लिया, उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर ली। तो प्रिंटर क्या है, एक आपका जो है आउटपुट डिवाइस है और ये एक हार्डवेयर है ना। तो आप देखो मैं बता रहा हूँ हार्डवेयर के बारे में सीधी सीधी बात पहले बता दी। हार्डवेयर क्या होंगे, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, वो चीज़ें हार्डवेयर होगी। तो देखना, आप माउस को देख सकते हो, कीबोर्ड को देख सकते हो, मॉनिटर को देख सकते हो, प्रिंटर को देख सकते हो, इनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो ना। जैसे माउस को हाथ में पकड़ सकते हो, कीबोर्ड पर उंगलियां चला सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। तो आप छू सकने वाली चीज़ें, यानी इन चीज़ों को आप छू सक रहे हो। ओके, अब देखते हैं जैसे स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर पे हमारा जो डेटा होता है या जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है, उस यूज़ करने वाले का जो डेटा होता है, उस डेटा को क्या कहते हैं, उस डेटा को जो स्टोर करता है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर में बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस होती है जो अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मतलब शॉर्ट में।
हाँ, नेटवर्किंग डिवाइस, जो कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो डिवाइस काम में आते हैं उनको नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। ओके, अपन नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में भी जानकारी आगे हासिल करेंगे। तो ये हो गए आपके भैया जी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के लिए सिंपल बात, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह सारे क्या है, हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। प्यारे भैया, सॉफ्टवेयर को ऐसे भी लिखते हैं, सॉफ्टवेयर शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, SW, सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, सुनना। सॉफ्टवेयर होता है कि इस सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन इसे स्पर्श नहीं कर सकते, इसे स्पर्श नहीं कर सकते, इसे आप महसूस कर सकते हो। यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। जैसे मान लो आपने वर्ड पैड खोला या नोट पैड खोला, या फिर मान लो आपने फोटोशॉप ऑन कर दिया, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो कि हाँ, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटोशॉप चल रहा है। क्या आप उसको छू सकते हो, क्या नहीं छू सकते। अगर आप छूने गए तो आपने मॉनिटर को छुआ, मॉनिटर की स्क्रीन को छुआ, है ना, तो आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। जैसे मान लो आप अभी मुझे देख रहे हो, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो, नहीं। आप सिर्फ ऐसे ही मजा ले सकते हो ऑनलाइन, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता था, वैसा यहाँ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अभी भी आप एक सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्टेड हो, है ना। तो देखना, जिनको अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होते क्या है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये जस्ट प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर प्रोग्राम्स का समूह होता है, उनको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह, ये चीज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने के लिए देखना दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे निर्देश और कोड की आवश्यकता होती है, कोड लैंग्वेज। तो इसको सॉफ्टवेयर को बनाने में निर्देश और कोड भाषा की आवश्यकता होती है। कोड भाषा यानी कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है। इसमें जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो अलग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर अलग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज होती है वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, कोबोल होती है, जावा होती है, फोर्ट्रेन होती है, पास्कल होती है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं इनकी कोडिंग कर करके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये कोडिंग भाषा को समझता है कंप्यूटर, उच्च स्तरीय कोडिंग भाषा को समझता है। आज के कंप्यूटर उच्च स्तरीय कोडिंग भाषा को समझते हैं। ओके, जैसे बात कर ले अपन सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो है इनको अपन छू नहीं सकते, केवल और केवल देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को यूज कौन करता है, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले को अपन क्या कहते हैं, यूजर। क्या कहते हैं, यूजर। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता। तो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले यूजर या उपयोगकर्ता कहलाते हैं। तो आपको पता है आप और मैं क्या है, यूजर, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इतना तो आपको पता है। एक बात और, आप और मैं इसको यूज कर रहे हैं, तो जो है अपन क्या है, ह्यूमन, अपन क्या है, ह्यूमन, मनुष्य। तो इसलिए यूजर को टेक्निकल टर्म या आजकल का टर्म ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर यूज करने वाले यूजर को क्या कहा जाता है, ह्यूमन वेयर। आजकल की टेक्निकल टर्म ये यूज की जा रही है। अच्छा, अपन क्या करते हैं, जैसे क्लासेस वगैरह आ रही है, आप पहली बार क्लासेस देखते हो, तो हमारी लाइव क्लास आती है ना, तो आप लाइव भी देख सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइव जाते हो, फेसबुक पे लाइव जाते हो, तो आप ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप लाइव जाते हो, लाइव यूज करते हो, है ना। तो इसलिए जो यूजर होता है, इस यूजर के लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं, लाइव वेयर। क्या, लाइव वेयर। यानी कि आप जो है इस यूजर को पहले यूजर बोलते थे, आज के टाइम में इसको ह्यूमन वेयर भी बोल सकते हैं, इसको लाइव वेयर भी बोल सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है देखने छूने वाले भाग है, और सॉफ्टवेयर जो है ये केवल देखने वाली चीज़ है, ये छूने वाली चीज़ नहीं है। ओके, हाँ, आगे देखना, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का समूह जिसको बनाने के लिए निर्देश और कोडिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज आज के टाइम में अवेलेबल है। ओके, अब एक बात बता दूं आपको, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, चार्ल्स बेबेज महोदय का डायग्राम है, इनका चित्र है। अभी देखना, चार्ल्स बेबेज जो है इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक। तो पूछ ले कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। पूछ ले कंप्यूटर का फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। पूछ ले कंप्यूटर का पितामह कौन है, पितामह, तो भी क्या है, चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज ने ही जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी नींव रखी थी। ओके, आगे देखते हैं अपन कुछ और बातें।
हाँ, अब देखना कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली यानी काम कैसे करता है ये। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। कैसी डिवाइस है दोस्तों? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल डिवाइस है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये आईपीओ सिद्धांत पर काम करता है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, आईपीओ वाला इंपॉर्टेंट है, इसके पास में बबलू बना लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईपीओ क्या है देखना, इनका क्रम पूछा जाता है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखना कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, आईपीओ सिद्धांत क्या है। जैसे आई का मतलब होता है इनपुट। क्या मतलब हो गया इसका? इनपुट। आप कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो, सबसे पहला काम क्या होता है? इनपुट। वो इनपुट करने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। तो दूसरा काम क्या हो गया? प्रोसेस। प्रोसेस कंप्यूटर का दूसरा, पहले क्या हुआ? इनपुट, उसके बाद क्या हुआ? प्रोसेस। और उस प्रोसेस करने के बाद क्या होता है? हमको आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट। तो ये इनका क्रम है। इनका क्रम पूछा जाए कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपको क्या याद रखना? आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर में कुछ भी डाटा डालना है, इनपुट करो, उसमें प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, देखना दोस्तों, जिन उपकरणों के जरिए आप कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करते हो उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट एक प्रक्रिया है कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को डालना, और जिन उपकरण के द्वारा वो सूचनाएं डाली जाती है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी इनपुट का मतलब क्या है? कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजना, सूचना या डेटा भेजना कंप्यूटर में। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है कंप्यूटर में? सीपीयू में। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने देखा होगा ना कंप्यूटर, ये तो पता है कंप्यूटर में जो होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक डिब्बा सा होता है ना। वो डिब्बा क्या है? सीपीयू है। उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी बोले कंप्यूटर का दिमाग है। क्या है ये? कंप्यूटर का दिमाग। तो पूछा जाए क्या मॉनिटर कंप्यूटर का दिमाग है? नहीं। क्या माउस या कीबोर्ड कंप्यूटर का दिमाग है? प्रिंटर कंप्यूटर का दिमाग नहीं। वो जो डिब्बा सा होता है सीपीयू, वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। सारा डेटा उसके अंदर होता है, ध्यान रखना है ना। तो अब इनपुट समझ में आ गया आपको। सूचनाओं को भेजना कहाँ पर भेजेंगे? सीपीयू में, वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और इनपुट डिवाइस के जरिए भेजी जाएगी। अब उन सूचनाओं को आप बाहर प्राप्त करोगे, उन सूचनाओं को आप प्राप्त करोगे, सूचना या निर्देश प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? निर्देश, या फिर जो डेटा है आउटपुट प्राप्त करोगे। तो जो निर्देश आपको जो सूचना आपको प्राप्त होगी, वो जो आउटपुट आपको मिलेगा, जिन उपकरणों से मिलेगा, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो एक तो हो गया इनपुट डिवाइस, एक हो गया आउटपुट डिवाइस। अब चार चीजें यहाँ पर हो गई। इनपुट क्या है? प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है या डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद इनपुट डिवाइस क्या है? वह उपकरण जिनके द्वारा भेजा जा रहा है, वह इनपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या है? सूचनाओं को या डेटा को हम प्राप्त कर रही है, हमको आउटपुट मिल रहा है, यह आउटपुट है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? वह उपकरण जिनके द्वारा हमको सूचनाएं मिल रही है, वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैंने आपको नाम गिना दूं, इनपुट डिवाइस के नाम गिना था ना। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? चल जा भाई। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर है, सॉरी ये आउटपुट हो गया। इनपुट डिवाइस में आप जैसे देख सकते हो कीबोर्ड है, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसे माउस है, माउस के जरिए आप सूचनाओं को अंदर प्रवेश कर सकते हो, ये माउस क्या है? ये आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे जॉयस्टिक होता है ना गेम्स खेलने का, तो वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस ही होता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में आप कहाँ सूचना प्राप्त करते हो? मॉनिटर पर प्राप्त कर सकते हो, तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। जैसे मान लो आप प्रिंटर पर कोई प्रिंट निकाल रहे हो, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, ये हो गए सारा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। इसके बाद में क्या होता है? आपने डेटा दिया, वो आउटपुट सारा प्राप्त हो गया। काम की चीज़ें होती है, हम कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, यानी कंप्यूटर उन चीज़ों को बाद में क्या करता है? स्टोर। तो ये स्टोरेज, आगे का काम क्या होता है? स्टोरेज, यानी कंप्यूटर उनका संग्रहण कर लेता है, स्टोरेज हो जाती है, कंप्यूटर उनका संग्रहण कर लेता है। तो आपको ये कार्य प्रणाली का क्रम ध्यान रखना, इस क्रम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ओके, खेल यहीं पर खत्म। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखना दोस्तों, आगे अपन पढ़ते हैं अब कुछ रोचक बातें या कंप्यूटर की विशेषताएं। विशेषताएं समझते हो? कंप्यूटर के क्या क्या गुणगान है, इसके गुणगान करेंगे, इसकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखना, अच्छी बातें जिसके लिए करते हैं उसके लिए बुरी बातें भी करनी पड़ती है, यानी इसकी कमियां भी अपन गिनाएंगे। पहले बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। क्या क्या विशेषताएं? हाई स्पीड, दूसरी विशेषता इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेटिक, और आपका लॉजिकल कैलकुलेशन और वर्सेटाइल। देखना, समझाता हूँ इनको क्या चीज़ें है। हाई स्पीड, तीव्र गति या तेज गति, तीव्र या तेज गति से काम करता है। जो कंप्यूटर होता है ना, बहुत ही हाई स्पीड से काम करता है।
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो मैंने पेन रखा, टच किया, लिखा, ये डेटा सारा सीपीयू पे गया, उसने प्रोसेस किया, उस स्क्रीन पर आपको दिखा दिया। तो कितनी हाई स्पीड से काम हो रहा है। ये नहीं कि मैं आज लिख रहा हूँ कल आपको नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा, एट दैट टाइम आपको नज़र आ जाता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और इसकी जो स्पीड होती है ना, वो माइक्रो सेकंड, ये नैनो सेकंड, पिको सेकंड तक इसकी स्पीड होती है ना। ये ध्यान रखना, नैनो कितना होता है, नैनो होता है 10⁻⁻⁹। पिको कितना होता है, पिको जो होता है 10⁻⁻, पिको सेकंड जो होता है वो 10⁻12। माइक्रो कितना होता है 10⁻6। इस तरह से इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये तो क्या है, माइक्रो यानी एम लिख दिया इसको, नैनो यानी इसको एन लिख दिया, और पिको इसको पी लिख दिया, MNP। ये क्वेश्चन वैसे तो है ना, अपन फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, साइंस का क्वेश्चन है, पर आपको बस ऐसे ही बता दिया कि नैनो, माइक्रो और पिको क्या होता है। तो इस स्पीड से कंप्यूटर काम करता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। आगे देखो, पहली चीज़ आपको पता चली, कंप्यूटर का पहला गुण तो क्या है, बहुत ही तेज स्पीड से काम करता है, इसीलिए इसको अपन काम में ले रहे हैं। देखो, आप अपने जैसे कोई शॉप हो, शॉप पर आप मजदूर लेके आए काम करने के लिए, तो वो मजदूर अगर एक काम को जो 2 मिनट का काम है उसमें 1 घंटा लगा दे, तो क्या आप उसको अपनी शॉप पर मजदूर को काम करने के लिए रखोगे? नया नौकर रखोगे उसको? नहीं रखोगे। कैसा नौकर ढूंढोगे आप कि वो नौकर तेजी से आपके काम को कर दे, है ना। तो इसीलिए क्या कंप्यूटर में ये गुण होता है कि कंप्यूटर किसी भी काम को तेजी से कर देता है, इसीलिए कंप्यूटर का यूज है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्यों पढ़ रही? क्योंकि कंप्यूटर का यूज इतना है, तो यूज इतना क्यों है, किन विशेषताओं की वजह से, इसलिए इन विशेषताओं को पढ़ा जा रहा है। और एक क्वेश्चन एक आध बार कभी आ भी जाता है कि जैसे निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, या निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की कमी है, या कौन सी कंप्यूटर की कमी नहीं है। तो उस वजह से उस एक क्वेश्चन के लिए हम सारी विशेषताओं को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, अपन खुद सोच के इसका जवाब भी दे सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। फिर भी समझते हैं कि जो नौकर तीव्रता से काम करेगा, अपन उसी नौकर को अपने यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से कंप्यूटर का भी गुण है कि बहुत ही तेज गति से काम करता है, इसीलिए अपन कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। दूसरा, स्टोरेज कैपेबिलिटी, यानी कि क्या बोलते हैं, संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, संग्रहण शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो डेटा स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपन जितनी हार्ड डिस्क में लगाएं उतना ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं ना, जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होगी कैपेसिटी अच्छी होगी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब परिशुद्धता। परिशुद्धता, ये कंप्यूटर जो होता है ये परिशुद्धता से काम करता है। किससे? परिशुद्धता से। ये परिशुद्धता, परिशुद्धता का क्या मतलब है कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं करता अपने काम में। ये नहीं कि आपने इसको जोड़ने के लिए दिया, भैया 2 + 5 कितना होगा, 7 है, बता दिया। आपने बोला 8 + 5 कितना होगा, 13 है, बता दिया। अब आपने ऐसे 1-2 कैलकुलेशन नहीं, इसको मान लो 100 कैलकुलेशन एक साथ दे दी, भैया तू 100 काम एक साथ कर। तो ये 100 काम करेगा ना, तो जो जो काम ये कर रहा है उसमें एक्योर होगा, ये परिशुद्धता के साथ उस काम को करेगा। ये नहीं कि भाई 100 जोड़ इसको करने के लिए दी तो 99 सही कर दी और एक में गड़बड़ी कर दी, ऐसा नहीं करता। हर काम को ये शुद्धता, परिशुद्धता के साथ करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है। डिलीजेंस, कर्मठता। कर्मठता, ये कर्मठ होता है, मना नहीं करता है काम के लिए। आपने एक बार रिफ्रेश किया, हो गया, ओके, आपने कोई फाइल सेव की, दोबारा उसी फाइल को सेव कर रहे हो, उसी कॉपी बन गई, तीसरी बार कर रहे हो, तीसरी कॉपी बन गई। मना नहीं कर रहा है, भाई क्यों कर रहा है, कॉपी बनती जा रही है, मेरा स्टोरेज क्यों फुल कर रहा है, मना नहीं करता। जो आप ऑर्डर देते हो उसके अकॉर्डिंग कर्मठता के साथ ये कंप्यूटर काम करता है, आपसे बहसबाजी नहीं करता। ऑटोमेटिक होता है, ये स्वचालित होता है। कैसा? अगली विशेषता क्या है? स्वचालित। स्वचालित, स्वचालित का मतलब अपने आप, इसको चलाना नहीं पड़ता। मतलब हाँ, एक बार आपको ओपन करना पड़ता है इसको, उसके बाद जैसे कोई डाटा सेव करना है, आपने कोई मान लो टाइपिंग की, उस टाइपिंग को सेव करना था, आपने सेव पर क्लिक कर दिया। अब ये कैसे क्या कर रहा है, वो खुद कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये स्वचालित मशीन है। लॉजिकल कैलकुलेशन, ये तार्किक गणना करता है। क्या करता है? तार्किक गणनाएं। तार्किक गणनाएं कैसे करता है ये ध्यान रखना भैया। इसमें तर्क की शक्ति होती है। कंप्यूटर में किसकी शक्ति होती है? तर्क करने की क्षमता होती है। जैसे आप बोल दो 7, 15, 23, तो कंप्यूटर ये जानता है कि 23 बड़ा है, 15 छोटा है, 7 छोटा है, 15 बड़ा है। ये तर्क वितर्क वो जानता है कंप्यूटर कि क्या चीज़ छोटी क्या बड़ी है। मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से वो तार्किक गणनाएं कर सकता है। ये कंप्यूटर की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है और ये सबसे प्यारी विशेषता है कंप्यूटर की। आगे वर्सेलिटी, ये जो होता है ये बहुरूपीय होता है। कैसा? बहुरूपीय। बहुरूपीय, या फिर अपन इसको बोल दे ये सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का क्या मतलब है? इसको आप हर जगह यूज करते हैं। अभी मैंने फर्स्ट जब क्लास शुरू की तब भी बताया था, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा।
आप जो है किसी स्कूल में चले जाओ, आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। आप जो है किसी मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी शॉप पर चले जाओ, कंप्यूटर देखने को मिलेगा। यानी आप किसी रिसर्च सेंटर में चले जाओ, कंप्यूटर देखने को मिलेगा। किसी भी फील्ड की बात कर लो, वहाँ पर एक कंप्यूटर देखने को मिलेगा। वहाँ पर अलग अलग जगह पर ये अलग अलग रूप में काम कर रहा होगा। हो सकता है आप जो है किसी स्टूडेंट के पास को कंप्यूटर देखते हो तो उसमें उसके PDF नोट्स, स्टडी से रिलेटेड वीडियो ये हो सकते हैं। किसी केमिस्ट के पास आप कंप्यूटर देखते हो तो उसकी सारी दवाइयों के सारे इंफॉर्मेशन वगैरह, सोल्ट वगैरह की डिटेल ये हो सकती है। आप किसी स्कूल में देखते हो तो स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, बर्थ डेट वगैरह सब कुछ। तो हर जगह काम कर रहा है और हर जगह अलग अलग काम कर रहा है। कंप्यूटर बहुरूपी है, कभी स्कूल में चला गया तो स्कूल वालों का काम कर रहा है, कहीं पर किसी केमिस्ट के पास है तो उसका काम कर रहा है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ का डेटा देख रहा है ये सारा। तो कंप्यूटर क्या है, एक बहुरूपी उपकरण है, इसका सार्वभौमिक उपकरण है। ये गुण इसका वर्सेलिटी, इस वजह से इसकी ये है जो है उसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ ली। अब अपन देखते हैं कमी। पहले जिसका गुणगान करते हैं, बाद में उसमें कमियां निकालते हैं। देखो कंप्यूटर की क्या क्या कमियां हैं, गिनते हैं अपन कंप्यूटर की कमियां। ज़्यादा नहीं है, कुछ एक कमियां हैं लेकिन बड़ी बड़ी कमियां हैं। देखो कंप्यूटर जो है ना, ये कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। ये बात बहुत ही खास है। कंप्यूटर कभी भी स्वयं निर्णय नहीं लेता, खुद से नहीं लेता निर्णय। आपने देखो ना, आप कोई भी फाइल डिलीट करते हो, डिलीट ये सुनो, बार बार पूछता है, मतलब खुद से निर्णय नहीं लेता। और अगर निर्णय लेने लग जाए तो भी समस्या ही है। मतलब ये कमी तो है, लेकिन एक तरह से ये कमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कमी नहीं हुई तो अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा। तो पहली बात तो ये, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, पहली कमी होगी। दूसरा, विवेक शून्य होता है कंप्यूटर। कैसा होता है, विवेक शून्य। यानी इसमें जो होता है ना, वो नहीं होते, क्या कहते हैं अपन, इमोशंस नहीं होते। इसमें इमोशन नहीं होते, कंप्यूटर के अंदर इमोशन नहीं होते, इसमें विवेक नहीं होता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, कंप्यूटर खराब हो गया और कल आपको मान लो कोई फाइल वगैरह सबमिट करानी, लास्ट डेट है, आप बोलो प्लीज़ यार तू खराब मत हो, ऐसा मत कर, तो क्या मानेगा कंप्यूटर? नहीं मानेगा। वो आपकी बात को नहीं समझता है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। कंप्यूटर विवेक शून्य उपकरण है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। काश कि हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को कंप्यूटर समझता, पर कंप्यूटर हमारी भावनाओं को नहीं समझता। तो मेरी भावनाओं को समझना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंप्यूटर स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। देखो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कहीं अचानक हैंग हो गया, गुस्सा आया, एक मुक्का मारा, कंप्यूटर टूट जाएगा। क्या कंप्यूटर उस समय खुद को बचा सकता है? नहीं बचा सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता। कितना ही तेज है कंप्यूटर, कितना ही हैवी कंप्यूटर है, लेकिन कभी भी आपसे या किसी भी जो दुश्मन होगा उससे स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, खुद को बचा नहीं सकता। ये कंप्यूटर की कमी है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए गलत निर्देशों या नैतिक या अनैतिक निर्देश है कि नहीं, उसका डिसीजन नहीं ले सकता। यानी पहले वाली बात है ना, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, उसी का एक रूप में ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से कितने सारे गलत काम होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, तो अनैतिक कार्य भी कंप्यूटर के जरिए होते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। काश के कंप्यूटर में ये गुण होता कि वो सही और गलत का फैसला करता, नैतिक और अनैतिक का फैसला करता, तो गलत काम नहीं होते। तो ये भी इसकी एक कमी है कि ये नैतिक और अनैतिक जो उपयोग हो रहे हैं उस समय, ये जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों पर खुद से सोच नहीं सकता, उन पर निर्णय नहीं ले सकता कि भैया सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बस जो हो रहा है होने देता है। ओके, कंप्यूटर की कमियाँ आपको समझ में आ गई। तो ध्यान रखना बस, कंप्यूटर की कुछ एक कमियाँ, ज़्यादातर इसकी विशेषता ही है। हाँ, देखना कमियां हर इंसान में होती है, इसी तरह से मशीन में भी कमियां हैं, कोई परिपूर्ण नहीं होता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर का इतिहास। तो अपन धीरे धीरे अब कंप्यूटर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की शुरुआत, आपको क्या लगता है कंप्यूटर कब से शुरुआत? 200 साल, 250 साल, 150 साल है ना शुरुआत। अपन बहुत पीछे चलते हैं। याद करो, अपन आदि मानव थे, गुफाओं में रहते थे। फिर अपन क्या करते थे, पत्थरों को रगड़ रगड़ के आग पैदा करते थे। फिर अपन क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। याद आ रहा है? तो उस टाइम पे अपन लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज मतलब क्या करते थे, वो लोग लकड़ियों को काटते थे, इकट्ठा करते थे, फिर उस पर मांस पकाना स्टार्ट कर दिया, आग की खोज वगैरह वो सब आपको पता ही है ना। तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ जलाते थे, तो ऐसा माना जाता है, जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि उन लोगों को लकड़ियाँ गिनने की वगैरह की आवश्यकता हुई, तो वहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि गिनना तो काउंटिंग, गणना, और गणना ये तो कंप्यूटर का काम है ना। तो वहाँ से अपन शुरुआत मानते हैं। देखना, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का विकास 3000 वर्ष पुराना है और चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया। अबेकस आपने भी देखा, अबेकस तो हर कोई यूज करता है। आपने भी एक बार अबेकस यूज कर ही लिया होगा, नहीं किया? कर लिया। दिखाऊं, ये रहा अबेकस, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये अबेकस है। आपने कहाँ यूज किया इसको? जब आप छोटे थे, आंगनवाड़ी जाते थे, तो वहाँ पर किया होगा। प्ले ग्रुप जो होते हैं ना, छोटे स्कूल, नर्सरी वगैरह, वहाँ पर क्या होगा, छोटे बच्चों को देते हैं ना, बेटा काउंट करना है, मोती इधर से इधर। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको अबेकस कहते हैं, और इसका आविष्कार कहाँ होता? चीन में। तो इससे अपन गणना करना तो सीखते हैं। तो आज के टाइम में भी अपन गणना करना किससे सीख रहे हैं? अबेकस से सीख रहे हैं। तो वास्तव में क्या अबेकस है? कंप्यूटर का तो रूप हो गया अबेकस। ओके, हाँ, तो अबेकस का आविष्कार चाइना में हुआ। और अबेकस के बारे में कुछ
इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं। अबेकस, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, अबेकस जिसमें मोती होते हैं बहुत सारे और लकड़ी का बना होता है, इसको आप ऊपर से नीचे मोती को कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कितने मोती इधर के कितने इधर के, गिनती सीख सकते हो ना। सबसे पहला और सबसे सरल यंत्र है, इसमें गिनती करना कितना आसान है ना, आप भी बना सकते हो घर पे। इसका प्रयोग गणन कार्यों के लिए किया जाता है और आधुनिक शोधों के अनुसार ली काई चेन, एक आदमी था चाइना का, ली काई चेन, उसने इस अबेकस का जो है आविष्कार किया। अबेकस लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है और इस फ्रेम के अंदर मोती हो सकते हैं। ओके, ये हो गई कंप्यूटर के इतिहास की। तो सबसे पहले अपन इतना पीछे चले गए ना, आगे बात करते हैं। अब इतना पीछे तो अपने को जाना नहीं है, इस इतिहास का अपने का कोई लेना देना नहीं अपने से। हाँ, 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक अंकीय गणना का यंत्र जो है बनाया और इसका विकास 1645 यानी 17वीं शताब्दी बोल दिया और एग्जैक्ट पूछे तो 1635 में किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये केवल जोड़ और घटा सकते हैं ना। देखो मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ, ये रहा इसका डायग्राम, ये आपको नजर आ रहा है। इसको पास्कल मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल मशीन। देखो देखो बनाया किसने? पास्कल ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पास्कल मशीन। आपको दिख रहा है चक्री चक्री नजर आ रही है, जैसे पुराने टाइम पे टेलीफोन होते थे ना तो उन पर नंबर डायल करना था, वैसा सा होता है। और ये क्या काम करता है? ये जो होता है ना, ये जोड़ सकता है और घटा सकता है। तो ध्यान रखना, जो पास्कल मशीन होती है, पास्कल भाई साहब ने जो बनाया था, ये जोड़ बाकी काम आती है। इधर क्या करो, चक्री आपको दिख रही ना, यहाँ पर आप रख के संख्या को निर्धारित करो, उधर गुणा भाग वगैरह उधर आ जाता है। बहुत ही प्यारी मशीन बनाई थी, अच्छी मशीन थी। आगे बढ़ जाते हैं अपन। हाँ, जेकाई लूम। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे लूप का आविष्कार किया जो कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन का पैटर्न बना देता। दिख रहा है आपको? ये क्या बोला इसको? जेकाई लूम। ये क्या काम कर रहा है? मतलब कपड़े बुनने का। अब बुनते टाइम ही उनमें ऐसी डिजाइन ड्रॉ कर देता था ये, तो इस वजह से मैंने इसका डायग्राम भी आपको दिखाया ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। ओके, आगे चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। देखो चार्ल्स बेबेज था ना, उसने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया। ये डिफरेंस इंजन किससे चलता था? भाप से। जैसे आपको डिफरेंस इंजन चलाओ, ये रहा, ये डिफरेंस इंजन भाप से चलता था और इसका जो है आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। और आधुनिक जो है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर है, इसका जनक भी इसको माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। देखो पहले तो इसने क्या बनाया? ये डिफरेंस इंजन जो किससे चल रहा है? भाप से चल रहा है। तो इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया और ये भाप से चलता है। इसके बाद ये इसने कब किया था? ये इसने 1822 में किया था। इसके बाद 1833 से लेकर के 37 तक इसने क्या किया? इसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। किसका? एनालिटिकल मशीन या इंजन का, है ना। तो पहले तो डिफरेंस इंजन बनाया और बाद में एनालिटिकल। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। हाँ, इसके बाद देखो अपन आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। और चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर 1822 में बनाया और ये जो पहला कंप्यूटर था 1822 में बनने वाला चार्ल्स बेबेज का पहला कंप्यूटर, ये भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। इसके बाद देखना दोस्तों, होलेरिथ सेंसस ट्यूबलेटर। ये क्या होता है? देखना, एक इतिहास में 1890 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अमेरिका में जनगणना का काम किया गया। तो ये नहीं कह रहा कि इस मशीन ने जनगणना कर ली, ऐसा नहीं। पहले तो क्या होता है, पारंपरिक तरीकों से जनगणनाएं होती थी, लेकिन बाद में इस मशीन का आविष्कार हो गया और इसकी वजह से जो जनगणना हो, इसके डेटा को रखना आसान हो गया। मतलब ये यूं नहीं कहता कि जनगणना कर रहा है, ये जनगणना के डेटा को स्टोर कर रहा था, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंप्यूटर का टाइप का ही था कि डेटा स्टोर कर रहा था। आगे देखना दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो नाम मैंने लिया, इसका डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा स्टोर करता था। आगे बात करते हैं आइकेन और मार्क फर्स्ट। सन 1940 में जो है हावर्ड आइकेन ने इसको बनाया था। किसने? हावर्ड आइकेन। साथ में कौन था वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये नाम ध्यान रखना, हावर्ड आइकेन ने बनाया का। और 1944 में इसका पूरा विकास हो गया था, है ना। तो हावर्ड आइकेन ने बनाया और इसका आधिकारिक नाम क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है। मार्क फर्स्ट किसने बनाया? हावर्ड आइकेन ने। ओके, ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। आगे आपको दिखाते हैं, हाँ, यूनिक। ये क्या होता है? इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसका विकास आर्मी के लिए किया गया था। देखो कंप्यूटर का सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने अवधारणा दे दी, उसको आधार मानकर, उसको सुधार मानकर अलग अलग टाइम पर कुछ वैज्ञानिक अपने अपने काम करते रहे, तो उनके मैंने आपको बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यही फाइनल है या ये आपको रटना है, बिल्कुल बस नाम ध्यान रखना कि ऐसा ऐसा बीच में आया था। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? चार्ल्स बेबेज से बनते हैं और दूसरा कंप्यूटर की पीडीओ से बनते हैं। लेकिन बीच में नाम का कभी फॉर्म आ जाए तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ ना। आगे देखना, यूनिवेक। यूनिवेक क्या था? इसके बाद बना यूनिवेक। और यूनिवेक में क्या, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक का फुल फॉर्म है।
और ये व्यापार के रूप में प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक था। ओके, आप गूगल पे जाके इनके डायग्राम भी देख सकते हो। हालांकि इनके डायग्राम अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो मैंने इनको दिखाया भी नहीं है। इसके बाद देखना नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया, और इसकी सहायता से अपन गुणा करना तेजी से कर सकते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले एडिंग मशीन दिखाई थी मैंने, वो बोला ना टेलीफोन जैसी होती है, पास्कल मशीन है ना, तो उसमें तो आप ऐड जोड़ बाकी कर सकते थे, एडिंग मशीन थी। ये क्या कर रही है? गुणा कर रही है। तो नेपियर बोन का जो कंप्यूटर था, सॉरी नेपियर बोन जो था ये गुणा करता था, और इसका विकास किसने किया था? जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। गुणा करना आसानी से कर लेता था। इसके बाद आपको एक और चीज दिखाते हैं। हाँ, ये देखो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्लाइड रूल। जर्मनी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ओटरलेट। इसने स्लाइड रूल बनाया था, और ये क्या करता था? लघु गणित विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता है। अब ये लघु गणित क्या होता है? लोगरिथम, है ना। जैसे देखना आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा पीएच, छोटी क्लासों में नहीं सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। ये एक फॉर्मूला होता है ना, इससे आप किसी का भी पीएच निकाल सकते हो। तो ये जो चीज़ आपको नजर आई ना, इसको लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग। और इसकी अपोजिट होता है एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग की गणनाएं की जाती है। जैसे आप जोड़ बाकी गुणा भाग को समझते हो, जब आप उच्च स्तर पर पढ़ते हो तो आपको लॉग और एंटी लॉग पढ़ना होता है मैथ में, और ये आपकी केमिस्ट्री में काम आता है ज़्यादा, तो फिजिक्स में भी आता है। तो देखना ये लॉग जो है ना, इस लॉगरिथम की आपने देखा होगा आपकी जो नोटबुक होती है, बहुत सौ की नोटबुक के पीछे एक सारणी दी होती है जिसमें लॉग और एंटी लॉग लिखे होते हैं, 100 तक के या 10 तक के या 50 तक के। तो लॉग एंटी लॉग, तो ये जो लॉग एंटी लॉग होते हैं ना, उसकी गणनाएं करने के लिए ये स्लाइड रूल था। ओके, ध्यान रखना बस लॉग एंटी लॉग। इससे पहले वाला जो है गुणा कर रहा था केवल। आगे बढ़ जाते हैं अपन दोस्तों। यहाँ पर पास्कल गणना यंत्र जो मैंने पहले बताया था उसी को वापस से बता रहा हूँ। पास्कल गणना यंत्र ये इंपॉर्टेंट, जिसका डायग्राम मैंने बता दिया। इसका जो है गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने जो है इसका आविष्कार किया था, और इसमें कई दराते चक्र होते हैं, और पुराने टेलीफोन की तरह इसमें घुमाने के लिए संख्याएं होती है, बटन होते हैं। ओके, आगे देखना दोस्तों, लेबिनेज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबिनेज का यांत्रिक कैलकुलेटर है, इसको रेकनिंग मशीन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं? रेकनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल के जो कार और स्कूटर होते हैं ना, तो आप देखना कार को चलाते हो तो सामने काटा होता है, वो आपको स्पीड दिखाता है ना, कितनी स्पीड से आप चल रहे हो। तो जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर वो इसी पर आधारित होता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं क्या है? रेकनिंग मशीन स्पीडोमीटर में प्रयुक्त होता है। बाकी कुछ खास इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। ओके, अरे कंप्यूटर महोदय चल गया वह। आगे आ जाते हैं अपन कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आपको पता है कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है? जैसे अगर अपन बात करें कि आप पहले जब फ़ोन के बारे में सुने थे तो पहले आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोन देखा होगा ना, छोटा सा, फिर नोकिया के फ़ोन, और फिर अच्छे खासे फ़ोन आ गए। आज टाइम में स्मार्टफोन चल रहा है। इस तरह से आप अगर उसकी बात करो नेटवर्किंग की, तो पहले आपके 2G चलता था, फिर 3G, अब 4G चल रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी चल रही है। अब एक चीज़ देखना कि ये 3G 4G क्या है, ये अलग अलग पीढ़ी है। जी का मतलब जनरेशन। इस तरह से कंप्यूटर की भी अलग अलग जनरेशन थी। पहले जो विकसित हुई वो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, उसके बाद जिस जनरेशन का विकास हुआ कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, फिर तृतीय पीढ़ी, फिर चतुर्थ पीढ़ी, इस तरह से। और अभी जो चल रही है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के ऊपर तो अगर अपन पढ़ने जाए तो एक एक पीढ़ी में भी अपन एक एक क्लास लगा सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अपन को क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। और यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का सन का एवरेज काल कौन सा, मतलब कहाँ से कहाँ तक कंप्यूटर की पीढ़ी है, और इस पीढ़ी में कौन से जो है उपकरण यूज किया गया, कौन सी चिप वगैरह लग रही है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन वही देख लेते हैं, उसके अलावा अपन को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी ये 1940 से 1956 के बीच में। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का विकास कब हुआ? 1940 से 1956 के बीच में। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 के बीच में विकसित हुई। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975। आप कुछ बुक्स में देखोगे 1964 से 1971 मिल जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर की पीढ़ी है ना, एग्जैक्ट टाइम हर बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ कि ये टाइम एवरेज है, यहाँ से यहाँ तक कंप्यूटर की ये वाली पीढ़ी चल रही थी। ओके, तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975, और कुछ बुक में 1964 से लेकर 1971। आगे देखना कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1975 से लेकर के 1989 तक चलने वाली कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, और उसके बाद 1989 से लेकर वर्तमान तक जो चल रही है ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, और अभी जो चल रही है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। ओके, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अपन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, इस कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन कब था वो तो बता दिया मैंने आपको। अब इसमें क्या यूज किया गया ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? हिंदी में बोलते हैं निर्वात नली। निर्वात नली, निर्वात किसको बोलते हैं? जिसमें हवा नहीं हो। तो ऐसी नलियों का, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था किसमें? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में।
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, हिंदी में लिख देते हैं ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, उन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आपको बता दें इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग किया गया। किसका? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ओके, हाँ, अब देखना यहाँ पर ये कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, सन याद रखना है, क्या यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। हाँ, चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर किस पर आधारित था? जो डिफरेंस इंजन था वो वाला भाप पर आधारित था। तो मतलब भाप और ये वैक्यूम ट्यूब कहीं कहीं कनेक्ट कर रही है, उसी का कंप्यूटर है ना। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए। तो ये देखो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? ये जो प्रोसेसर होता है ना, वो धीरे धीरे कंप्यूटर का आकार तो बढ़ता गया और इसकी क्षमताएं, आकार तो घटती गई, उसकी क्षमताएं बढ़ती गई। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था, लेकिन आज के कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं। तो धीरे धीरे इसमें प्रोसेसर अच्छे से अच्छे लगाए जाने लगे, इसमें उच्च स्तरीय भाषा का जो है प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें जो है ना चतुर्थ पीढ़ी में इसमें VLSI का प्रयोग किया गया। ये क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे, इससे अच्छी तकनीक होगी उनमें। तो उस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। किसका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? ये सर्किट के अंदर चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर। उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये चीज़ें होती है ना। तो अपने को ये चीज़ें नहीं पढ़नी होती, टेक्निकल चीज़ें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएन संधि क्या होती है, किस तरह से इसको पीएन संधि डायोड को जोड़कर अलग अलग 3-4 तरह के ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग होती है, अपने को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि इनमें एक एक क्लास नहीं खपा सकते। अपन सिर्फ ये देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है। चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया, पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया, हाँ, तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया, और दूसरी पीढ़ी में जो है आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का प्रयोग किया गया। सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ से ये ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गई कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित बातें, कुछ कर ली हमने कंप्यूटर के परिचय की बातें, कुछ इनपुट आउटपुट की बातें कर ली, और भी करेंगे बातें कंप्यूटर के बारे में बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आपको कंप्यूटर की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।